अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सबसे पहले बात प्रोग्राम में सानेहा साहिवाल की तहकीकात की। मकतूल खलील के भाई मोहम्मद जलील आइंदा GIT के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे या नहीं, इस हवाले से अहम फैसला हम उनसे पूछेंगे और इसी हवाले से हमारे पास एक अहम खबर है। आज मकतूल खलील के भाई की GIT के सरबराह से दूसरी बार मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने GIT के सरबराह से अपने वकील के साथ मुलाकात की थी, जिसकी सारी तफसील हमने भी आपके सामने रखी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रोग्राम में कहा था कि वो GIT के सामने जाएंगे। अगर GIT सरबराह से मुलाकात में उनकी तसल्ली हो गई तो फिर बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे और एक बार फिर उनकी GIT के सरबराह से मुलाकात हो गई। मुलाकात में क्या हुआ, मकतूल खलील के भाई मोहम्मद जलील साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। जलील साहब, शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी हिम्मत है, हौसला है कि आप इस सारे अमल को देख रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। आपको कई बार मुलाकातों के लिए जाना पड़ता है, दूसरों की बात सुननी पड़ती है। क्या आपने अब फैसला कर लिया है कि GIT के साथ ताउन करेंगे या नहीं? जी नहीं करेंगे। और ये फैसला आपने आज मुलाकात के बाद किया जलील साहब? जी, ये देखें ना, कल हम मीटिंग हुई थी सियाम हाउस में। ठीक है। उधर शहबाज गिल साहब भी थे और चौधरी एजाज साहब भी थे। हमने पहली डिमांड ये रखी थी कि हमारे ख़िलाफ़ जो झूठी FIR काटी गई है उसको खारिज किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया था कि ये खारिज होगी। तो जब हम आज पेश हुए हैं GTI के सामने, मेंबरान के सामने, तो उन्होंने ये खारिज करने से इनकार कर दिया है कि हम खारिज नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपसे GIT के सरबराह एजाज शाह साहब ने कहा? जी, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम खारिज नहीं कर सकते, ये हम दोनों की तफ्तीश कर रहे हैं, तो लिहाजा ये कोर्ट ही डिस्चार्ज करेगा कि खारिज करनी है, क्या बनता है, हम नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से तो हम उनके पास से नहीं जाएंगे, ना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, ना उनसे कोई बात होगी। और दूसरी बात, जो शहबाज गिल साहब ने हमें कापी प्रोवाइड की थी CTD ने जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज की थी, उनसे हमने मुतालबा किया था कि हमें टेस्टर कापी चाहिए। ठीक है, वो जो टेस्टर कापी दी गई हमें, उसमें भी टैंपर किया गया है। वो भी जो हाथ से लिखी होती है टेस्टर कापी वो होती है। ठीक है, इन्होंने जो दी है हमें वो भी टेम्पर की हुई कापी हमें हमारे हाथ में थाम दी गई है कि ये कापी है। तो वो तो लगता है शहबाज गिल साहब भी हमारी तरह भोले वाले हैं, उनको भी नहीं पता, उनको भी चूना लगाया गया है CTD एहलकारों ने कि ये टेस्टर कापी है। तो जो हमने अपने वकील से दिखाई है कापी, तो उन्होंने कहा ये टेस्टर कापी नहीं है, इस पर भी गाड़ी का नंबर भी टैंपर किया गया है। ठीक है, और वो जो होती है हाथ से लिखी हुई कापी, मोहर लगाई होती है, थाने के साइन होते हैं, वो चाहिए। ये तो उन्होंने जो कंप्यूटर से निकाल के आपको दे दी है। अच्छा जलील साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने FIR वापस लेने से या मुकदमा वापस लेने से इनकार किया है जो आपके भाई से मुताल्लिक है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो FIR की कॉपी आपको दिलवाई शहबाज गिल साहब ने, उसमें आपकी मदद की, उसमें तब्दीली की गई, टेम्पर किया गया उसे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल किया गया है, वो बिल्कुल किया गया है। वो तो लगता है शहबाज भाई को भी उन्होंने चूना लगा दिया है कि यही है। वो भी हमारी तरह सीधे साधे ही लगते हैं शहबाज गिल साहब, उनको भी शायद नहीं पता लगा। अच्छा चले, अगर तो ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोसनाक बात है जलील साहब। और GIT के अफराद से मीटिंग में आज क्या हुआ, इस बात के अलावा फिर आगे कोई बात हुई? आपने कुछ और उनसे पूछा, उन्होंने बताया आपको? जी नहीं, ये देखें ना, यही देखें, इधर से ये टैंपर कर रहे हैं, एक FIR में टैंपर कर दी गई है, तो आगे क्या होगा? आगे भी यही रास्ता इख्तियार किया जा रहा होगा कि हर चीज़ को टैंपर करके दे दिया जाएगा। अच्छा, और तो अब इससे तो हमारा कानूनी और आईनी हक है। बिल्कुल जलील साहब, कापी लें, इसका मतलब ये है कि वो कानूनी हक भी हमसे छीना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपका जुडिशल कमीशन के जरिए से तहकीकात का मुतालबा बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है।
बिल्कुल बरकरार है कि ये हमें मुतमिन नहीं कर सके। देखे ना कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कल को कहा था ये FIR खारिज होगी, आज कहते हैं नहीं होगी। और तो ये तो सरासर ज़्यादती हो रही है। और जलील साहब, आपकी तरफ से जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है, हम किसी इदारे के साथ नहीं लड़ रहे, ठीक है। हम लड़ रहे हैं इंसाफ के ख़िलाफ़। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, तो ये इंसाफ से भी हमें पीछे धकेला जा रहा है। जलील साहब, जो हाई कोर्ट में आपने दरख्वास्त दी है उसकी भी पैरवी करेंगे फिर आप? जी जी बिल्कुल करेंगे फिर। अच्छा, और आपके जो वकील हैं बैरिस्टर एहतशाम, उन्होंने काफ़ी तफसील उस दिन बताई थी, उनसे आपकी क्या मशावरत हुई है? उन्होंने आपको क्या मशवरा दिया है अभी हतमी? देखिए, जो हमसे हुई, हमने उनको कहा ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। जो उनसे उन्होंने कोई बातें कही हमें, हमने ज़्यादा शेयर हमने किया है कि वो कहते थे आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने फिर फैमिली मेम्बर ने सब ने ये फ़ैसला किया कि हम इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आगे क्या होगा। ठीक है खलील साहब, दो बातें आखिरी कि आज जब आपकी मुलाकात हुई तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद था? अगर शहबाज गिल साहब या उनकी जगह कोई और नुमाइंदा आप लोगों के साथ मौजूद था JIT के अरकान से मुलाकात में? नहीं, हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हमारे साथ नहीं था, ना उधर था। हाँ, कल थे शहबाज गिल साहब थे और चौधरी एजाज साहब थे। और ठीक है, और जो मकतूल ज़ीशान है उनके भाई एहतशाम या उनके ख़ानदान में से कोई साथ था आपके इस मुलाकात में? जी नहीं, ठीक है, नहीं था साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जलील साहब बात कर रहे थे में, इससे पहले भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि अगर उनकी तसल्ली हुई, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, अगर उनका मुतालबा माना गया तो वो JIT के साथ ताउन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अफसोस का पहलू ये है कि जो उनके साथ सलूक हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हौसला शिकनी पर मबनी है, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई तो शहबाज गिल साहब की तरफ से गुफ्तगू सामने आई, इनके वकील बैरिस्टर एहतशाम की तरफ से आई, वो हौसला अफजाई वाली बात थी। उससे लग रहा था कि JIT इस ख़ानदान के साथ ताउन करेगी, क्योंकि ये कहा गया कि जो लोग CTD की तरफ से इस कार्रवाई में मुलव्वस थे, जिन्होंने ये कत्लेआम किया, उनको कटहरे में लाया जाएगा, उनकी शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी और उनको नामजद किया जाएगा मुकदमे में। इसके अलावा जो एक और अहम बात सामने आई, जो हाई कोर्ट की समाअत में भी सामने लाई गई, और फिर इस ख़ानदान के वकील यानी मकतूल खलील के भाई जलील के इस वक्त जो वकील हैं, उन्होंने ये बात हमसे कही कि जिन एहलकारों ने वहाँ पर ये फायरिंग की वो किसी से फ़ोन पर हिदायत भी ले रहे थे। किससे हिदायत ले रहे थे, इसके लिए फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। लेकिन हम अब इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं कि जलील का कहना यह है कि वो जुडिशल कमीशन का ही मुतालबा करेंगे। शहबाज गिल साहब वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शहबाज साहब, क्या हुआ है आज JIT में? जलील साहब तो कहते हैं, अब से चंद मिनट पहले उनसे बात हुई कि वहाँ उनका मुतालबा नहीं माना गया, यही इनकार कर दिया गया कि मुकदमा नहीं वापस लिया जाएगा FIR, जिस पर वो उनकी हौसला शिकनी हुई है और अब वो ये फैसला कर रहे हैं कि JIT के साथ ताउन नहीं करेंगे, जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर कायम रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। बिल्कुल आज JIT के साथ इनकी मुलाकात हुई है और क्योंकि उसके बाद इनसे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी, कल इनके जो वकील हैं बैरिस्टर एहतशाम साहब, उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे। कल मैं इंशाल्लाह दोबारा इनसे मिल रहा हूँ और हम इनसे कल दोबारा मिलके इनके सारे जो आज इनकी मुलाकात हुई उसमें जो भी इनके खदशात हैं वो सुन के जिस तरीके से इनकी तसल्ली होगी इंशाल्लाह हम वैसे आगे चलेंगे। एक चीज सिर्फ कल जब इनकी मेरी मौजूदगी में JIT के हेड के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें जो JIT के हेड थे उन्होंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, मैं वकील नहीं हूं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने बात सुनी JIT के हेड ने जो इनको बताई वो ये बताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो फर्स्ट जो FIR कट जाती है उसको खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन तफ्तीश के दौरान अगर वो गलत है तो उसका चलान पेश नहीं होगा। जितनी भी FIR कटी होंगी उन सबका चलान एक ही पेश होता है, तो अगर वो FIR गलत हुई, इंक्वायरी में आई, तो वो वैसे ही फारिग हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। इनका मुतालबा ये था कि उसको खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए अभी। उसमें उनका जवाब ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो नहीं हो सकती। अब जैसा मैंने आपको पहले अर्ज की कि मैं वकील नहीं हूं, मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन ये बात तय है कल मैं इंशाल्लाह दोबारा इनसे मिलूंगा। मेरी इनके वकील साहब से बात हो गई है, वो इनसे कोऑर्डिनेट करके टाइम ले लेंगे कल का,
जिस तरीके से इनकी तसल्ली होगी हम वो काम करेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज साहब, उन्होंने एक और बात भी कही है, उन्होंने आपकी तारीफ भी की कि आपने उनकी मदद की, वो FIR दिलवाई, लेकिन वो साथ ही ये कहा है अभी चंद सेकंड पहले आपसे गुफ्तगू होने से पहले जलील साहब ने कि वो जो FIR की कॉपी दी गई और टेस्टेड चाहिए थी उसमें भी कोई टेम्परिंग की गई है। तो वो उनके अल्फाज हैं जलील साहब के, उनको ही लगता है कि वो जो CTD एहलकार है या पुलिस स्टेशन के लोग, उन्होंने शहबाज गिल साहब को भी चूना लगा दिया या उनको भी असल बात का नहीं पता। ये जलील साहब कह रहे हैं, उनका खदशा है। जी बिल्कुल, ये अगर ऐसा हुआ है तो इंशाल्लाह उस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मैंने क्योंकि वो पुलिस से ऑफिशियली वो FIR की कॉपी ली है और इसमें IG साहब से वो रिक्वेस्ट करके उनके ऑफिस के थ्रू वो कॉपी ली गई थी, वो मैं डायरेक्टली सिर्फ थाने से नहीं ली थी। तो वो FIR की कॉपी जो मुझे दी है वो मैं, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं भिजवाता हूँ और देखते हैं उसमें अगर कोई टेम्परिंग हुई तो जिसने की है उसको भी सजा दी जाएगी। तो शहबाज साहब, एक बात आपने भी कही, एतमाद की कमी। अब उसमें एक सवाल उठा है हमारे प्रोग्राम के जरिए से भी और जियो न्यूज़ पर दीगर प्रोग्राम्स में। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं वज़ीर आज़म के मुशीर, उन्होंने ये बात कही कि वज़ीर आला पंजाब को भी इस ख़ानदान से मिल लेना चाहिए था। अब अगर आज आप होते इस फैमिली के साथ तो शायद बेहतर तरीके से उन्हें ये वजाहत कर सकते कि वो FIR का ख़त्म होना या ना ख़त्म होना, उसकी हैसियत क्या है, और अगर वज़ीर आला खुद उनसे बात करते तो शायद उनकी तसल्ली ज़्यादा नहीं हो सकती थी। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी मुलाकात उनके साथ, मैं तो आज सारा दिन मौजूद था उनके लिए, लेकिन मैं दानिस्तन उस मुलाकात में नहीं बैठा ताकि हमारा जो वर्जन है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, गवर्नमेंट को भी, तो हमारा वर्जन उसमें किसी तरीके से ना आए, ये खुल के बात करे एक दूसरे से। अब इनकी उनसे मुलाकात हो गई है तो अब पुलिस की गैर मौजूदगी में, JIT की गैर मौजूदगी में मैं इनसे मिलूंगा ताकि ये खुल के मेरे साथ बात कर सकें, और मेरी मुलाकात के बाद इनकी चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात होगी ताकि ये उनको भी अपने खदशात बताएं और चीफ मिनिस्टर साहब फिर फैसला करेंगे। लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है इस बात पे, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी हुई है इस बात पे ऑलरेडी कि आप हर वो काम करें जिससे ये फैमिली सेटिस्फाइड हो और खुश हो। ये मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं और प्राइम मिनिस्टर के भी बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि हर वो काम किया जाए जिससे इस फैमिली की दिल आजारी जो हुई है, इनके साथ जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसमें हम जो भी मरहम पट्टी इनके साथ कर सकें। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हुक्म भी दिया है, इनके एक भाई को कैंसर है और वो जब चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में आया तो उन्होंने कहा कि उसका इलाज भी जो है वो हुकूमत पंजाब करवाएगी। इनके जो 3 बच्चे हैं और उनकी जो तालीम और तरबियत है उसके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दे रखा है कि जो भी लाहौर का बेस्ट पॉसिबल स्कूल है, सरकारी या कोई ऐसा स्कूल जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्प कर सके, जो बेस्ट अवेलेबल स्कूल है उसमें इनके एडमिशन कराने के लिए आप उसका प्रोसेस कंप्लीट करके तो रिपोर्ट करें। और वो मैं कर चुका हूं और कल चीफ मिनिस्टर साहब को उसकी रिपोर्ट देके और आपसे भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब, उम्मीद है इस पर अमल दरामद को आपके वादे याद दिलाते रहेंगे। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कह रहे हैं कि वो जलील साहब और दीगर खानदान के लोगों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सके। अभी तक के लिए जलील जो कि मकतूल खलील के भाई हैं, उनका फैसला ये है कि वो JIT के साथ ताउन नहीं करेंगे और इसी प्रोग्राम में उन्होंने बात बताई है कि उसकी वजूहात क्या है। देखना यह है कि क्या पंजाब हुकूमत उन्हें मुतमईन कर पाएगी या नहीं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस चीज़ की जिसका चर्चा मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ हुकूमती अरकान की तरफ से, ऑपोजिशन के हवाले से और फिर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। 4 दिन हो गए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अस्पताल से लंदन चले जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस जेल जाएंगे। मुसलसल डील की बातें हो रही हैं। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट करवा लिए हैं, उनका मुकम्मल मुआयना हुआ है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके पंजाब की वजारत दाखिला को भेज दिया और सिफारिश की है कि नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना होना चाहिए। मगर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना होना चाहिए मगर उनका इलाज पाकिस्तान में ही मुमकिन है। आपने क्या रिकमेंडेशन की है कि क्या ये यहाँ से जा सकते हैं या स्टेबल है, और हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, ये जरा क्लियर। जी, हमने रिकमेंड किया कि इनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। किस चीज़ का? हार्ट का। जी, ज़ाती तौर पे जितनी भी उनको मैं समझता हूँ कि जो बीमारियाँ हैं उनका काफ़ी सारा इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में मॉलेज और अस्पताल ऐसे मौजूद हैं जो कि इलाज कर सकते हैं।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने भी इस सिफारिश की हिमायत की और उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को दिल के स्पेशलाइज्ड और तफसीली मुआयने की ही ज़रूरत है, इसीलिए सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने भी यही तजवीज़ दी है। पंजाब हुकूमत भी अब वाज़े कर चुकी है कि बोर्ड की सिफारिशात पर अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी नहीं किए। मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट्स का जायजा लेकर जो भी हिदायत दी जाएंगी उन पर अमल होगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात अहम होंगी। साबिक वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज ने अस्पताल में अयादत की और कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें जेल वापस ले जाया जाए। अवाम भी बहुत दुआ गो है। ये सब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाया जाए। मैडम अवाम भी बहुत दुआ गो है, आपको ये अवाम। लेकिन ये बातें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं कि डील के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी का अब यही सस्पेंस है कि वो जेल जाएं या लंदन। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। गुज़श्ता कई माह से मुल्की सियासत में एनआरओ डील की बातें हो रही हैं। बार बार डील का दावा किया जाता है। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है। ऑपोजिशन कह रही है कि एनआरओ मांग कौन रहा है, नाम बताएं, मगर हुकूमत नाम नहीं बताती। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत में आने से पहले भी तहरीक इंसाफ की तरफ से एनआरओ की बातें की जा रही थी। हुकूमत बार बार कह रही है कि डील नहीं होगी, ना डील होगी ना ढील दी जाएगी, मगर ऑपोजिशन फिर यही बात कर रही है कि कौन डील कर रहा है, कहाँ डील कर रहा है, किससे डील कर रहा है, हुकूमत बताए। कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में वफाकी वज़ीर फैसल वाबदा ने मुनीर फारूक से बात करते हुए दावा किया कि हमजा शहबाज शरीफ गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील करके किसी से मिलने गए थे, मगर वहां डील नहीं हो सकी। 5 हफ्ते पहले हमजा शहबाज साहब अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट कर उतार के अंधेरी रात में किसके वहां गए और वहां से उनको जवाब क्या मिला कि भाई पुराने पाकिस्तान में हम फैसले कर सकते थे, नए पाकिस्तान में फैसले करने की इजाज़त अल्लाह के बाद इमरान खान साहब हैं एज पॉलिसी, और बाकी हर इदारा अपने तहत ऑटोनमस भी है और आज़ाद भी है। तो ये तो सर मैं सब कुछ तो कौम को नहीं खुल के बता सकता। अब कौम को और पब्लिक को सबको ये पता होना चाहिए कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब हैं, पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, और अल्टीमेट बॉस जिनके अंडर कमांड सारे ऑर्गन हैं, सुप्रीम कमांडर भी इमरान खान साहब हैं। तो इसका फैसला वहाँ नहीं होगा जहाँ गाड़ियों को नंबर प्लेटें बदल के जा रहे हैं, उसका फैसला इमरान खान साहब की पॉलिसी ड्राइव करेगी। इसके अलावा वजीर रेलवे शेख रशीद भी बार बार डील की बात कर रहे हैं। आज भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार मुफ्त का एनआरओ नहीं होगा, कुछ देना पड़ेगा। जिसका नाम इमरान खान है वो एनआरओ नहीं करेगा। 30 मार्च तक डील या ढील का पता चल जाएगा। अभी ये 50-50 का प्रोग्राम है, ढील हो रही है, डील नहीं। इमरान खान जिसका नाम है, जिसको मैं जानता हूँ, वो डील नहीं करेगा। डील इमरान खान नहीं करते, आपको पता है। अगर इमरान खान नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। मैंने पहले कह दिया कि 30 मार्च तक सियासत वाज़ेह हो जाएगी कि ढील हो रही है, डील हो रही है या धक्का हो रहा है। शेख साहब, क्या ये है कि एनआरओ देने के लिए जो कुव्वतें हैं वो सियासी नहीं कोई और हैं? जो भी कुव्वतें हैं, इस दफ़ा मुफ्त का कोई नहीं होगा, ना ढील होगी, ना धक्का होगा, ना डील होगी। मुफ्त में नहीं होगा, यू हैव टू पे द प्राइस। हुकूमत डील की बातें कर रही है, मुसलसल कर रही है। फैसल वाबदा ने तो खुलकर बात कर दी और किसी हद तक तफसील भी बता दी। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह से, रुकने कौमी असम्बली में। राना सनाउल्लाह साहब, जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं, हुकूमत ये कहती है कि वो किसी की तरह का एनआरओ नहीं करेगी, और उसी तरह आप भी कहते हैं फिर कि किसी तरह की हमें एनआरओ की ज़रूरत नहीं है, कोई डील हम नहीं करना चाहते। लेकिन फैसल वाबदा साहब ने बहुत बड़ी बात अब कही है। आप हमें बताएंगे कि हमजा शहबाज नंबर प्लेट्स बदल कर गाड़ी की कहाँ गए, किससे उन्होंने मुलाकात की? देखें, फैसल वाबदा साहब ने जो बात की है, उनकी बात का रुख जो है वो सिर्फ 2 जो मुअज़्ज़ज़ जो शख्सियात हो सकती हैं उनकी तरफ है। एक तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं और दूसरे जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं। और उन्होंने जो बात की है घुमा फिरा के, तो उन्होंने कुछ इस तरह से ही बात की है। और आप अंदाज़ा करें कि इस हुकूमत का क्या बनेगा, और ये हुकूमत जो है ये कहाँ पे इस मुल्क को और कौम को लेके जाएगी, कि उनके वज़रा जो हैं वो इस किस्म का बहाम पैदा कर रहे हैं।
यानी वो अदारों के सरबराहों को के मतलब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी फ़लाँ साहब आपको रात के अंधेरे में मिलने के लिए आए हैं और फिर आके उन्होंने गाड़ी का नंबर चेंज किया है, प्लेट चेंज की है, और उसके बाद फिर वो चलो भाई सियासतदानों के मतलब तो आप ये बात कहते भी रहते हैं कि जिन्होंने गाड़ी चेंज कर ली, नंबर प्लेट चेंज कर ली, और फिर आप गुफ्तगू भी बता रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि जब पुराना पाकिस्तान होता था तो उस वक्त हम इस किस्म के काम कर लिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि नया पाकिस्तान है तो अब इसके नए पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है तो लिहाजा अब हम ये काम नहीं कर सकते। यानी कोई खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को कि ये ना इनकी कोई अपनी इज़्ज़त है, ना कोई अपना इनका जो है वो कोई विजन है, ना इनको कोई सोच है, और ये एक बात फेडरल मिनिस्टर कर रहा है। और इसी तरह से आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जुडिशल कस्टडी में हैं, उनको इस वक्त जो है वो जो कैद की सज़ा है वो अदालत की जो है वो कस्टडी में है। क्या अदालत कल को उनको बरी करे, उनकी सज़ा को सस्पेंड करे या उन्हें बेल पे रिहा करे, तो क्या ये डील होगी या क्या ये डील होगी? वो मेरे जो अज़ीज़ दोस्त हैं शेख रशीद साहब उर्फ छीदा टली अल मारूफ पिंडी का शैतान बेगैरत इंसान, वो भी फेडरल मिनिस्टर है, वो भी ये कह रहा है कि जी या डील हो रही है या डील हो रही है। तो वो फिर किन के मतलब बात कर रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के मतलब बात कर रहा है। वो देंगे हमें, डील देंगे या डील देंगे। तो ये आप देख लें कि ये लोग जो हैं ये किस तरह से जो है इस मुल्क को और कौम को अब हाम का शिकार कर रहे हैं। इकॉनमी है, इकॉनमी का अलग उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सब आप तो उन पर तनकीद, आप एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब साहिबा, कोई भी हो, वो सभी मुसलसल कहते हैं हमें कोई समझौता नहीं करना। लेकिन अगर हुकूमत के लोग बार बार कह रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग डील चाहते हैं, तो कोई वजह तो होगी ना, कुछ उन्हें मालूमात होगी, किसी तरह से अंदाजा होगा। आप पार्लियामेंट में मिलते हैं उनके लोगों से, आप पूछ लें, कन्फ्रंट करें कि क्यों हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिला वजह। देखिए इसमें इशू ये है कि इनसे ना तो ये हुकूमत कर पा रहे हैं, ना ये जो है वो इकॉनमी को जो है वो बेहतर कर पा रहे हैं। और इस वक्त भी जो समझदार लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इनका यही हाल रहा तो खुदा न खास्ता, हम ये चाहते नहीं हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क की जो है वो बेहतरी करे, हम उसके लिए कोशा हैं, दुआगो भी हैं कि अगले 4-5 महीनों में जो है वो मुआशी एमरजेंसी लगने का जो है वो ख़तरा है। अब चाहते ये हैं कि लोगों का भी ध्यान इस बात से जो है वो हटा रहे, अपोजिशन भी जो है वो इस बारे में बात ना करे, और कोई ना कोई इशू जो है वो हम उठाए रखें ताकि लोग सारे जो है ना उसी तरफ बहस साहब, मीडिया भी उसी तरफ जो है वो चलता रहे, बाकी सारे मामले भी उसी तरफ चलते रहें। और असल में जहाँ पे इनकी बैड गवर्नेंस है, जहाँ पे इनका गवर्नेंस फेलियर है, जहाँ पे इन्होंने 100 दिन में लोगों के साथ जो फ्रॉड और जो वादे किए थे उसमें बुरी तरह नाकामी है, चाहते ये हैं कि उस तरफ जो है वो किसी का ध्यान ना जाए, कभी इस बात के ऊपर जो है वो फोकस रहे, कभी किसी और बात के ऊपर जो फोकस रहे। आप मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो अगर ज़मानत लेंगे तो मियाँ साहब बाहर आएंगे ना, तो क्या उन्होंने ज़मानत जो है वो डील के नतीजे में लेनी है? तो फिर अगर डील के नतीजे में लेनी है तो फिर सज़ा भी फिर किसी डील के नतीजे में हुई है। यानी गवर्नमेंट के लोग जो बात कर रहे हैं ये ज़रा सोचें, और इसका मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खुद अपना यही हाल है, वो खुद जब उसको मौका मिलता है वो भी इसी किस्म की मिलती जुलती गुफ्तगू करता है। नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब जरदारी साहब, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल या सस्पेंस यही है कि वो जेल में होंगे या लंदन में होंगे। अब एक सवाल आपसे बनता है, नवाज शरीफ साहब की पहले भी इलाज मुआलजा हो चुका है, हार्ट सर्जरी उनकी लंदन में ही हुई, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ इलाज हो सकता है, ये सब चीज़ें, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर इलाज की ज़रूरत है। क्या मुस्लिम लीग नून या शरीफ फैमिली ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल जाए लंदन जाने की और वहाँ उनका इलाज हो सके? देखिए जुनैद, बात ये है, ये अब कोई ज्योतिषी बना हुआ है, कोई दावा कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सियासतदान बन के जो है वो बड़ी दूर की कोड़ी ला रहा है। मुझे आप ये बताएं
कि जो पहला बोर्ड बना जिसने मियां नवाज शरीफ साहब का मुआयना किया, उस बोर्ड ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि उनका हार्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा इनलार्ज है और उसका जो लोअर पोर्शन है उसमें ब्लड की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक दोबारा नया बोर्ड बनाया जिसमें और ज़्यादा सीनियर लोग जो थे उनको शामिल किया गया और जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ से भी लोगों को शामिल किया गया। उस बोर्ड ने कमोबेश पहले बोर्ड की जो रिकमेंडेशन है उसकी जो है उन्होंने तस्दीक की। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि मियाँ साहब के एक नहीं 2 बाईपास जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी जो हो चुकी हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप मुझे ये बताएं, मुझे या आपको हमें फ्लू हो जाए तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर है जिससे 10 साल से हम मेडिसिन ले रहे हैं या जिसे दिखा रहे हैं उससे फ़ोन पे मशवरा कर लें या उसे ही जाके जो है वो चेकअप करवाएं। तो एक हार्ट सर्जरी जिस आदमी की हुई हो, अगर उसको दोबारा कोई प्रॉब्लम आता है और इतना हाई लेवल का बोर्ड जो है वो रिकमेंड करता है, तो क्या उसकी ये कोशिश, उसकी ये ख्वाहिश, उसकी ये प्रेफरेंस नहीं होगी कि वो अपने मुआलिज से जिसने उसकी सर्जरी की है उसी से जाके जो है वो चेकअप करवाए? तो इसमें कौन सी जो है वो बड़ी दूर की कोड़ी लाने वाली या जो है वो इस बुनियाद पर शरीफ या PMLN की सीनियर लीडरशिप ने बैठ के कोई फैसला किया है कि ये मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से, इंतजामिया से, या अदालत में कहेंगे कि नवाज शरीफ को इजाज़त दी जाए लंदन जाकर इलाज करवाने की, चाहे उसके बाद फिर वो वापस आ जाए? देखें, अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब को बेल मिली, जो कि बेल मिलने के चांसेस इसलिए हैं कि एक तो उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो मेरिट के ऊपर बिल्कुल ऐसा फ़ैसला है कि जिसकी 70 सालों में कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज तक कभी जो है वो कन्विक्शन जो है वो मफरूज़ों पे नहीं हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ पहला वो कैदी है कि जिसको मफरूज़ों के ऊपर जो है वो कैद कर दिया गया है। तो मेरिट पे भी उनकी बेल बनती है और उनकी जो है वो बेल मेडिकल ग्राउंड पे भी बनती है। और अगर वो बेल पे आ जाते हैं तो बिल्कुल मुझे नहीं पता कि उनकी क्या प्रेफरेंस होगी, लेकिन मैं तो ख़ुद उनको ये मशवरा दूंगा कि आपने अगर अपना हार्ट के मतलब कोई चेकअप करवाना है या करवाना चाहिए आपको, तो उन्हें बिल्कुल वहीं जाना चाहिए जहाँ से उनकी 2 टाइम जो है वो हार्ट सर्जरी हुई है। इसका तो मैं नहीं समझता कि कोई भी उनको इसके अदरवाइज़ कोई मशवरा दे सकता है। वो जाएँ, जाके अपना चेकअप करवाएँ, उसके बाद वापस आएँ और वापस आके अपने मुल्क में उन्होंने वापस आना है, यहीं रहना है, यहीं सियासत करनी है। अगर उस मरतबा जिसका ये दे रहे हैं कि जी वो जी डील हो गई थी और वो चले गए थे, क्या डील हुई थी? वो जब वापस आए हैं तो फिर अगर डील परवेज़ मुशर्रफ से हुई थी तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने तहरीक नहीं चलाई, उन्होंने उसको नकार बाहर नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं किया, वो दोबारा आके उन्होंने सियासत नहीं की, दोबारा वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। तो ये तो ऐसे ही फजूल एक जो है वो चंद लोगों ने जो है वो एक बात बनाई हुई है कि जी वो डील हो रही है, जी डील हो रही है। हालांकि इनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो हमेशा ये जो रावलपिंडी वाले शैतान साहब हैं, इनकी सारी सियासत डील और डील के दरमियान गुजरी है। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह वो खुद ये मशवरा देंगे और शायद पार्टी में भी और लोग नवाज शरीफ को यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको दिल के आर्जे के हवाले से तकलीफ है तो उसका इलाज वहीं होना चाहिए जहां लंदन में उनकी पहली सर्जरी हुई, उसी डॉक्टर से या उसी अस्पताल से। लेकिन राना सनाउल्लाह ने इस चीज़ को मशरूत किया है नवाज शरीफ को अदालत से जमानत मिलने से, कि अगर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलती है तो शायद वो भरपूर तरीके से उन्हें यह मशवरा देंगे कि वो लंदन जाके मजीद अपना इलाज करवाएं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ सुनिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि मसला कश्मीर का हल निकाला जाए और अफगानिस्तान में भी अमन कायम हो जाए। इन दोनों मामलात पर पाकिस्तान आलमी सतह पर कोशिश करता आया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इन दोनों मामलात के सिफारती हल के लिए कोशिशें कर रही है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीकी हुकाम और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और इसमें पेशरफ्त और मुआहदे के मुसवदे पर इत्तेफाक की खबरें भी सामने आई। जबकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम पर भी पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर आवाज़ उठा रहा है और कश्मीरी आवाम की मर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल निकालने का मुसलसल मुतालबा करता आया है। आज यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये पहला यौम यकजहती कश्मीर था। इस सिलसिले में अहम तकरीबात ऐवान सदर और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में हुई, जिससे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया, जबकि यौम कश्मीर पर बैरून मुल्क होने वाली अहम तकरीब
बरतानवी पार्लियामेंट में हुई, जहां होने वाले इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खुसूसी तौर पर लंदन पहुंचे थे, जबकि उनके साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान ने भी इस तकरीब में शिरकत की और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर रहा है, जो 70 साल गुजरने के बावजूद हल नहीं हो रहा है और कशीदगी की वजह बने इस बुनियादी मसले की वजह से ही गुज़श्ता एतवार में दीगर मामलात पर भी मुज़ाकरात तातुल का शिकार होते नजर आए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद भी दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी की बजाय मजीद इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की नई हुकूमत की तरफ से भी भारत से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें इसलिए भी नाकाम हुई कि भारत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। पाकिस्तान अब ये समझता है कि मौजूदा भारतीय हुकूमत की बजाय इंतखाबात के बाद बनने वाली नई भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की जाए। क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी और क्या जो मसला गुज़श्ता 70 साल में हल नहीं हो सका, क्या वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हल करने की कोशिश कर सकेगी? हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, जिन्होंने बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर पर खिताब भी किया। शाह महमूद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छी बात यह है कि आप भी थे, आज़ाद कश्मीर के सदर भी थे और पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमाते हैं उनके रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कश्मीर के हवाले से, किस तरह कश्मीरियों की हिमायत पाकिस्तान करता है सब जानते हैं, एक मुस्बत पैगाम भी यौम यकजहती कश्मीर पर देता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद क्या बदलेगा, क्या नया होगा? इसके लिए क्या आपकी हुकूमत अगला कदम उठाने से पहले इंतजार करेगी भारत में नए इंतखाबात और उसके नताइज तक का? आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीह जो है वो खित्ते का अमन है, इस्तेहकाम है और इस तरजीह को सामने रखते हुए हम चाहते हैं हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। ताल्लुकात अच्छे कैसे होंगे? ताल्लुकात तभी अच्छे होंगे ना जब हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। अब हिंदुस्तान के साथ अगर हमने ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो जब तक कश्मीर के मसले पर बात नहीं होती और वो अपने मंतकी नतीजे को नहीं पहुंचता और हिंदुस्तान अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करता जो अक़वाम मुत्तहिदा से वो कर चुका है, तो बात किसी ऊंट किसी करवट बैठेगा नहीं। और फिर आप जानते हैं कश्मीर के साथ हमारी मईशत का जो रिश्ता है पानी का जुड़ा हुआ है और ये हम उस खित्ते में हैं जो वाटर स्केर्सिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए कश्मीर का मसला हमारे लिए बहुत, हमारे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए और कश्मीरी मजलूम कश्मीरी जो बर्बरियत की नजर कई दहाइयों से होते चले आ रहे हैं वो उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो बुनियादी तब्दीली आई है ना वो 2-3 है। एक तब्दीली तो ये आई है कि वहां की आवाम खड़ी हो गई है और उसने एक तहरीक, एक अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली है, पुरअमन अवामी तहरीक। और जब आवाम सड़कों पे आ जाए तो फिर बंदूक और संगीन उसको रोक नहीं पाती। तारीख इस बात की गवाह है। दूसरी बात जो है वो ये है कि 2 नई रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो तबका कश्मीर पे बात नहीं करता था, अब अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद और जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप है कश्मीर का, हाउस ऑफ कॉमन्स का, इसकी रिपोर्ट, मुश्तरका रिपोर्ट के बाद आज ये मसला जो बड़े अरसे से खटाई में पड़ा हुआ था सेंटर स्टेज हो गया है। और मौजूदा हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया है और उन्होंने मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने सियासी मसलहतों से बालातर होकर इस कौमी मसले पर, इस अपने खित्ते के मसले पर यकजबा होकर बात की है। और ये मैसेज कल इतना लाउड एंड क्लियर गया है कि उसने दुनिया को हैरान कर दिया कि क्या कौम जो इतने इश्यूज पर बटी हुई है, क्या वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पर इस तरह मुत्तफिक हो सकती है जो हमने कल अमली मुजाहरा देखा और पार्लियामेंट में देखा और मदर ऑफ पार्लियामेंट्स में हमने देखा। एक तारीखी रेजोल्यूशन जिसको कि लेबर पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने, कंजर्वेटिव पार्टी के, लिबरल डेमोक्रेट्स ने मुत्तफिका तौर पर जिसकी हिमायत की और अपने दस्तखत किए, तो ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त थी जो कल देखने में आई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शामिल एक तरफ यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत की जा रही है, जबकि इससे पहले 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे और उनके दौरे के मौके पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्फ्यू और हुर्रियत रहनुमाओं की तरफ से हड़ताल की गई थी, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा था और लोग घरों में महसूर रहे। लेकिन दिलचस्प बात देखिए
कि अपने दौरे में भारतीय वज़ीर आज़म ने कश्ती पर डल झील का नज़ारा किया और इस दौरान वो मुसलसल हाथ हिलाते रहे। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI की तरफ से जारी की गई इस वीडियो में नरेंद्र मोदी तो हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो किसे देखकर हाथ हिला रहे हैं वीडियो में ये कहीं नहीं देखा गया है। इसी वजह से भारतीय वज़ीर आज़म के सियासी मुखालिफिन के साथ साथ भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल जो वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले भी इनकी इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मोदी साहब आखिर किसे हाथ हिला रहे थे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाना कश्मीर में ना दिखाई देने वाले अनगिनत बीजेपी के दोस्तों के लिए है। जबकि साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने अपनी ट्वीट में कहा कि कैमरामैन ने नरेंद्र मोदी के हाथ हिलाने का जवाब देने वाले लोगों को ना दिखाकर जिम्मेदारी की अदायगी में बहुत बड़ी गफलत की, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं बनती कि वज़ीर आज़म खाली झील पर हाथ लहराए। सोशल मीडिया सार्फिन भी सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो नरेंद्र मोदी डल झील के बीच में हाथ किसे हिला रहे थे? क्या वो मछलियों को हाथ हिला रहे थे? एक ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम आया कि नरेंद्र मोदी जाहिर कर रहे थे कि वहाँ लोग मौजूद हैं, जबकि हकीकत यह है कि डल झील इतनी बड़ी है कि उसके बीच में आने के बाद किनारे पर नज़र नहीं जाती और वहाँ सिवाय सिक्योरिटी एहलकारों की और कोई था ही नहीं। सियासी मुखालिफिन सोशल मीडिया से भारतीय वज़ीर आज़म से सवाल हो रहे हैं, उनका मजाक बन रहा है, लेकिन इस वीडियो से मुतालिक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही किसी किस्म की वजाहत सामने आई है। अब तक ये मामला मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर नरेंद्र मोदी किसे देखकर हाथ हिला रहे थे, दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे थे एक ऐसे कश्मीर से जहां पर भारतीय फौज मुसलसल मसलूम और मासूम पर जुल्म ढा रही है। यौम यकजहती कश्मीर पर इस उम्मीद के साथ कि दुनिया इस मसले की तरफ और तवज्जो देगी। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत के उस फैसले की जो कि बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैकडाउन का है। तफसील आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जब से पैनामा लीक्स आई है, मुल्की सियासत में बेनामी जायदादों, बेनामी किरदारों का, बेनामी इदारों का जिक्र बार बार होता रहा है। कभी कहा जाता है लंदन फ्लैट्स की मरियम नवाज बेनामीदार है, असल मालिक नवाज शरीफ हैं। कभी कहा गया कि अलीमा खान वज़ीर आज़म इमरान खान की बेनामीदार हैं, असल मालिक इमरान खान है। मगर अब खुद हुकूमत ने 2 साल के इंतज़ार के बाद, यानी जब ये कानून बना था उसके बाद बेनामी कानून नाफिज करने का फैसला इस हुकूमत के दौर में हो चुका है, जिसके बाद बेनामी अकाउंट्स और जायदादों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। बेनामी कानून नाफिज करने का फैसला टैक्स वसूली के हदफ में नाकामी के बाद किया गया है। FBI को रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह में 191 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। हम बात करेंगे इसी बारे में रोजनामा दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर से। मेहताब साहब, आपकी काफ़ी खबरें पिछले चंद दिनों में आई हैं कि टैक्स पूरा करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करेगी। जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 200 अरब का, इसकी वजह से फैसला हुआ है और ये हतमी फैसला है कि अब बेनामी जायदादों को जब्त कर लेगी हुकूमत अगर वो आइडेंटिफाई होती हैं तो। देखें, एक तो ये बात आपको पता है कि FBI को पहले 7 माह में कोई 191 बिलियन का शॉर्टफॉल का सामना है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है चूँकि ये बेनामी एक्ट जो है ये लास्ट पार्लियामेंट जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में थी, उस ज़माने में ये पार्लियामेंट से ये लॉ पास हुआ था जनवरी 2017 में, लेकिन उसके बाद FBR ने इसके रूल्स बनाने थे ताकि उसको ऑपरेशनलाइज किया जा सके। लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि मुस्लिम लीग नून के ज़माने में भी और बाद में जब जो है वो इंटरम सेटअप आया और उसके बाद जब PTI की हुकूमत भी आई, तो तकरीबन यानी सारे अरसे के दौरान तकरीबन 2 साल गुजर गए, लेकिन ये जो रूल्स थे वो नहीं बनाए जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अब ये FBR काम करने जा रहा है, जिसके नतीजे में जिन लोगों ने अपने आप को पता है कि ये तो अब एक नॉर्म बन चुका है कि आप अपने नाम पे गाड़ी ना रखें या अपने नाम पे जायदाद ना बनाएं, अपने नाम पे अकाउंट ना रखें, तो FBR को ये नेबलिंग जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ लॉ है, अब ये रूल्स बनाने के नतीजे में उनके पास ये पावर्स आ जाएंगी कि वो इस लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। इससे पहले कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए थे कि जिसमें FBR को एक जगह पे पहुंच के उनकी इन्वेस्टिगेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती थी, चूँकि लोगों ने और मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपने मुख्तलिफ जो लोग थे, मसलन PNs थे या ड्राइवर्स थे या मैनेजर्स थे, उनके नाम पे जो है वो एसेट्स रखे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लूप होल था लॉ के अंदर। ये बेनामी एक्ट को ऑपरेशनल करने के नतीजे में एक मेजर स्टेप होगा टुवर्ड्स ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस और टैक्स कलेक्शन में। साहब अच्छी बात है, अमल दरामद होगा, लेकिन आप ये पता लगा पाए कि 2 साल से अमल दरामद क्यों नहीं हुई? रुकावटें क्या थी? कोई ग्रुप्स थे जो रुकावट थे, क्या सिलसिला था?
आपको पता है कि रिसेंटली जो अकाउंट्स हैं उनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने आती रही हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि एक डिमांड जनरेट हो गई थी कि जिसके नतीजे में जो है वो अब जब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये बेनामी का एक लॉ जो है वो पास हो चुका है, लेकिन सिर्फ रूल्स ना बनने की वजह से जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने नहीं हो रही। मतलब मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूँ, एक डीजी इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से पिछली हुकूमत के ज़माने में एक लॉ पास हुआ था, लेकिन उस लॉ के अंदर ये रख दिया गया कि जब तक आप जो है उसके लिए हुकूमत नोटिफाई नहीं करेगी तो उस टाइम तक वो डीजी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चूँकि आपको पता है मुख्तलिफ लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम कीमत पे शो करते हैं, तो पिछले पार्लियामेंट में ये लॉ पास हुआ था कि FBI के पास ये इख्तियार होगा कि कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा शो नहीं करता तो हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि उसकी प्रॉपर्टी को ख़रीद ले। लेकिन उसके अंदर ये लॉ के अंदर ये रख दिया गया कि जब तक इसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा उस पर अमल दरामद शुरू नहीं होगा, और वो आपको पता है 6 महीने लग गए, अभी लास्ट नवंबर में जो है उसको नोटिफाई किया गया। तो इस तरह लॉज के अंदर जो लेकुनाज हैं उनको ऐसे चीज़ें रख दी जाती हैं जिसके नतीजे में इनको ऑपरेशनल करने के अंदर जो है प्रॉब्लम होती हैं। तो यही पार्लियामेंटेरियंस की भी जिम्मेदारी है कि जब वो लॉ को पास कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके और उस पर उन्हें मजबूर किया जाए कि वो उसके साथ साथ रूल्स जो हैं वो बनाकर लाएं ताकि उन पे अमल दरामद जो पास होते हैं। साहब, अब बड़ा ही अहम सवाल, ये जो 151 अरब का शॉर्टफॉल है FBI को जिसका सामना है, ये हदफ पूरा हो सकेगा, ये कमी पूरी हो सकेगी, या आपको इसके बरक्स कुछ होता नजर आ रहा है? अभी तो मैं समझता हूँ जी ये शॉर्टफॉल है, इस शॉर्टफॉल में जो है वो इस साल के दौरान जो है वो इजाफे के चांसेस हैं। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि जब आप रूल्स बना लें फिर आपको उसके मतलूबा जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये तो अभी आपको पता है कि FBI के पास 3 से 4 माह 4 से 5 माह रह गए हैं, तो उनको तो मैं समझता हूँ कि इस पे फुल इम्प्लीमेंटेशन जो गेयर अप करने में कुछ टाइम लग जाएगा, तो ये अगले साल से जो है इस पर ज़्यादा अमल दरामद शुरू होगा। इस साल जो है FBI को 1% ऑफ GDP के शॉर्टफॉल जो तकरीबन 3 से 350 अरब रुपए के शॉर्टफॉल जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। चूँकि लास्ट बजट में आपको पता है कि पहले उसको मिनी बजट कहा गया लेकिन बाद में उसको इस्लाहात का बजट करार दे दिया और उसमें भी एक नेगेटिव जो है वो आपको मेजर्स लेने पड़े, 6.8 बिलियन के नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट आया। तो अब ये FBI के लिए खासा मुश्किल और चैलेंजिंग है कि वो एक तरफ तो पिछला शॉर्टफॉल है उसको कवर करे और जो उसके आइंदा मंथली टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करे, जो कि मैं समझता हूँ एक खासा मुश्किल जो है वो काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नजर ही कर रहे थे कि बहुत अच्छा फैसला है लेकिन शायद इससे हदफ हासिल नहीं हो सके, लेकिन इब्तदा ज़रूर हो सकेगी। IMF की तरफ से भी इस तरह का मुतालबा है कि टैक्स रेवेन्यू के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। वफाकी हुकूमत पहले ही ऐसे मनसूबों पर काम कर रही है कि किस तरह से टैक्स की आमदन बढ़ सके, रेवेन्यू ज़्यादा आ सके, और फिर 18वीं तरमीम के मामले में भी इस तरह की बातें सामने आईं। लेकिन ये एक बड़ा मुतालबा ज़रूर था और मुस्लिम लीग नून भी कहती रही कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, इस बरस होना चाहिए था। अब अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है तो यकीनन माशी मामलात पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। बेनामी जायदाद जब्त होनी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केट ख़त्म होनी चाहिए, और इसके अलावा जो जायदाद की वैल्यू का मामला है जिसके ऊपर टैक्स बचा लेते हैं लोग, उसको भी हुकूमत को ज़्यादा इक़दामात करके शायद ख़त्म करना चाहिए। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।